पार्ट टाइम बिजनेस सोच के इसको करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये वेल्थ जनरेट करने का बहुत इजी वे है। हाँ। इसलिए वो लॉस खाते हैं। 89% लोगों को लॉस हुआ था, तो लॉस का अमाउंट था अप्रोक्स 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। यस। आप डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड है तो आप डेरिवेटिव का कोर्स कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है, आप म्यूचुअल फंड का कोर्स कर सकते हैं। सर, इन्वेस्टेबल स्टॉक पता लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पर उसको पता लगाया कैसे जाए। सो वेलकम है इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बातें बिजनेस की विद क्वालिफाइड मुनीम। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम है सीए सचिन बहल जी। सचिन बहल जी काफी टाइम से जो है शेयर मार्केट में अपना इतना योगदान दे चुके हैं, इतना टाइम दे चुके हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे जो है हम बिजनेस के साथ साथ अपने शेयर मार्केट में भी हम अपना नॉलेज ग्रैब करके और उसको एनहांस कर सकते हैं। सचिन बहल जी, आपका स्वागत है इस शो में हमारे। थैंक यू कुणाल जी। अपने बारे में सर एक बार आप कुछ बताएंगे। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं 13 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ और शेयर मार्केट का मेरे को बिफोर सीए से ही शौक था और मैं इसमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। और कैपिटल मार्केट हमारी जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा होता है, इस प्रकार से हमारे लिए शेयर मार्केट इतनी जरूरी है। और मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ और हम आईपीओ लिस्टिंग करते हैं, हम प्री आईपीओ करते हैं, फंडिंग का काम करते हैं। तो टोटली जो हमारा बेस है वो कैपिटल मार्केट ही है। ठीक है, ठीक है। सर, ऐसे कई लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में लोग डेरिवेटिव और एफ एंड ओ में पैसा कमाते हैं, बट उससे वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। तो क्या ये सच है कि एफ एंड ओ में खाली हम टोटे टोटे में पैसा कमाते हैं, उससे पैसा उतना नहीं बनता कि मैं वेल्थ क्रिएट कर सकूं? उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल ठीक बात है कुणाल जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूंगा जो डेरिवेटिव और ट्रेडिंग है, इसमें एक सेबी की रिपोर्ट आई थी 2022 में। सेबी ने रिपोर्ट रिलीज करी थी। उसमें सेबी ने बताया था कि हमारे को 89% जो लोकल पीपल हैं या रिटेलर्स हैं उनको लॉस होता है। और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, आप जो भी आईटीआर फाइल करते हैं उसमें आप ट्रेडिंग में जनरली देखते हैं कि पीपल को लॉस होता है जी, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं करते, वो एज अ गैम्बलिंग के लिए या टाइम पास के लिए या कोई ट्रेडिंग में कोई ट्रेड ले लिया फिर उसको देखा भी नहीं, जज नहीं करा, तो एक पार्ट टाइम बिजनेस सोच के इसको करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये वेल्थ जनरेट करने का बहुत इजी वे है। इसलिए वो लॉस खाते हैं। और उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊं, बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है। उस रिपोर्ट में सेबी ने ये बताया कि 89% लोगों को लॉस हुआ था, तो लॉस का अमाउंट था अप्रोक्स 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। यस। और जो ये लॉस के बदले में किसी को लॉस होगा तो किसी को प्रॉफिट होगा बिल्कुल। तो जिसको प्रॉफिट हुआ वो 1% जो लोग हैं वो इस टोटल लॉस का मोर देन 50% प्रॉफिट वो 1% लोगों ने कमाया। और 25,000 करोड़ जो है वो 100 में से एक बंदे को मिला है, वो 1% लोगों को मिला। अच्छा, अब मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा रिवर, आपको क्या लगता है वो लोग कौन थे? मेरे को तो आप ही लग रहे थे। नहीं, वो मैं नहीं था। वो लोग थे जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आप सुना होगा आपने टर्म, डीआईआई होते हैं, एफआईआई होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो प्रॉपर अपना सेटअप लगाकर प्रॉपर बिजनेस करते हैं, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट लेते हैं, वो 1% लोग होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस मान के उसको फुल टाइम काम कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें क्या 1% म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आएगी या सब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जिनका सेटअप है, जिन्होंने 200, 500, 1000 लोगों की टीम बिठा रखी है, जो एल्गो ट्रेडिंग या सिस्टम से ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करते, तो पूरी स्टडी करते हैं। तो सर, अब जैसे मैं 90% लोगों को आपका ये सुन पा रहा हूँ, तो क्या सेबी कुछ अवेयरनेस नहीं फैला रहा कि क्योंकि 90% लोग हुए तो आम जनता और फायदा जो है बड़े बड़ी कंपनीज उठा रही है, तो क्या सेबी इसके बारे में कुछ कर रहा है? सेबी बिल्कुल अवेयर कर रहा है। आप देखते हैं जैसे अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके ऊपर कैंसर का निशान छपा होता है, आप देखते हैं ना। तो सेबी ने भी ऐसे ही करा। सेबी ने क्या करा, जब भी आप अपनी ऐप में लॉग इन करते हैं जी, तो एक पॉपअप मैसेज वहां पर ओपन होता है, 9 out of 10 उसमें लिखा होता है कि 10 में से लोगों को लॉस हुआ।
हाँ और वो लॉस का साइजेबल अमाउंट है, मोर देन 50,000 ईच जो पर्सन ट्रेड कर रहा है उसको लॉस होता है। तो इसलिए सेबी उसमें पहले से बताती है कि चेतावनी देती है कि आप ट्रेडिंग से बचें। ठीक है। अभी आपने सर एक एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कुछ बोला था, ये एल्गो ट्रेडिंग क्या है? ये एल लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये है क्या ये? एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। हाँ। लाइक आपने एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कमांड जो आपने किसी सॉफ्टवेयर या आईटी के पर्सन से डेवलप करवा लिया, एक फार्मूला डेवलप करा लिया और आपने वो फार्मूला सुबह सुबह अपने कंप्यूटर में चला दिया। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा, उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती। ठीक है। उसमें हमारी फिजिकली या मेंटली या जो भी हम करते हैं उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप ट्रेड होती रहेंगी जो भी आपने एक फार्मूले को डेवलप किया। अच्छा, तो इसमें आम जनता के लिए भी अवेलेबल है ये एल्गो ट्रेडिंग? आम जनता भी कर सकती है। आप भी सोच सकते हैं कि मेरे को एक फार्मूला, मैंने ये सोचा कि निफ्टी अगर बढ़ती है 40 पॉइंट तो मेरी सेल हो जाए, और 20 पॉइंट नीचे आती है तो बाय हो जाए, और ये पूरा दिन होता रहे। या कोई भी ऐसा फार्मूला जो आपके दिमाग में आता है, आप वो फार्मूला डेवलप कर सकते हो और आप भी एल्गो ट्रेडर बन सकते हो। अच्छा, तो अभी कितने लोगों तक ये पहुंचा है? मतलब ये ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक पॉसिबल है ये? इसके अंदर क्या है कुणाल जी, एक तो होता है कि आप अपनी सेल्फ एल्गो स्ट्रेटेजी डेवलप कर लें, और ऐसी बहुत सारी एल्गो स्ट्रेटेजीज हैं जो रेडीली अवेलेबल होती हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो और वही एल्गो स्ट्रेटेजी आप चला सकते हो। और उस एल्गो स्ट्रेटेजी की आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि पिछले 1 साल में अगर मैंने यही स्ट्रेटेजी लगाई होती तो क्या रिजल्ट आया होता। कुछ वेबसाइट्स पे आज जाकर आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, एक तो शेयर मार्केट का कोर्स बेस्ड बेचने वाले बहुत आ गया है। हाँ, तो उसका कहाँ से, मतलब अगर लिया जाए तो कहाँ से लिया जाए, और क्या इसके लिए कोई वो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई पढ़ाई है या नहीं? क्योंकि आपने सीए की, जैसे आप बता रहे थे कि सीए से पहले भी आप करते थे, तो सीए में भी क्या ऐसी कोई पढ़ाई होती है? कुछ एसएफएम कोर्स ऐसा होता है जिसके अंदर शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है? बहुत सारे कोर्सेज है कुणाल जी। ठीक है। जैसे आप अगर एक एनआईएसएम होता है, एनआईएसएम में जाके जो आपके इंटरेस्ट का एरिया है, जैसे अगर आप इक्विटी में इंटरेस्टेड है तो आप इक्विटी सीख सकते हैं, आप डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड है तो आप डेरिवेटिव का कोर्स कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है आप म्यूचुअल फंड का कोर्स कर सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है आप उस तरह का उसमें कोर्स कर सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। रादर आप एनआईएसएम के भी कुछ कोर्स कर सकते हैं। आईआईएम इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो भी कुछ कोर्सेज कराता है। अच्छा, जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस और बाकी चीजें भी आती हैं। या आप किसी और बड़े इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में अपने हाथ को आजमाएं, अदरवाइज आपको लॉस ही देखना पड़ेगा। तो इसमें सर अगर कोर्स की वापस बात किया जाए तो अगर शेयर मार्केट खोलते ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि वीडियो डाली होती है लोगों ने कि मैंने आज 4 लाख का प्रॉफिट किया, मैंने 5 लाख का प्रॉफिट किया, और वो बेच रहे होते हैं 999 में एक कोर्स, तो वो कहाँ से एक वो है, इसका एक राज बताओ सर। आपकी बात सुन के मेरे को एक किस्सा भी याद आया। एक हमारे फ्रेंड थे, वो बता रहे थे उन्होंने कहीं से यही इसी तरह के कुछ कोर्स करे और काफी उनका ग्रुप भी ऐसे डेवलप हुआ कोर्स का। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके सर जो थे, जो वो ट्रेडिंग करते थे, उनको वैसे बाद में पता चला ट्रेडिंग में तो वो हैवी लॉसेस करते थे। अच्छा, और ये कोर्सेज बेच के उनके पास पैसे आते थे और उस पैसे से वो प्रॉफिट में रहते थे। अच्छा, और उनका पीएनएल चेक कर लो तो उसमें लॉस होता था। तो ये स्क्रीनशॉट वीडियो वगैरह कैसे डालते हैं, ये क्या सीन है? देखो, एक तो सर कुछ चीजें एडिटेड भी होती हैं। आजकल कंप्यूटर का इतना जमाना आ गया है, आप किसी भी चीज को इजीली एडिट कर सकते हैं। या मान लो किसी एक पर्सन को कोई अच्छा हेल्दी प्रॉफिट आ गया, वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, वो उसमें बार बार चेंज कर लिया, वो ही वाला चला दिया या कुछ और दिखा दिया। क्योंकि अगर इतना ही हेल्दी प्रॉफिट सबको ट्रेडिंग में आ रहा होता तो सब ट्रेडिंग कर लेते हैं। और अगर वो आपको इस तरह का प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे ना कुणाल जी, तो आप कैसे अट्रैक्ट होंगे और कैसे उनका कोर्स लेंगे? कोर्स कैसे लेंगे? बिल्कुल। सर 3 जून को जब एग्जिट पोल आए थे तो उसमें दिखाया गया थे कि मोदी सरकार की इतनी सीटें आ रही है, तो मार्केट ऊपर भाग गई, और 4 जून को जो है वो जब एक्चुअल में पता चला कि इतनी सीटें आ रही तो मार्केट नीचे हो गई। तो क्या जनता जो है वो मोदी सरकार को लाना चाहती थी? क्या जो शेयर मार्केट वाले जो जनता है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि यही सरकार आए,
उसका एक सर जवाब देना। सर क्या होता है, इसमें मैं पहले ये कहना चाहूंगा, जो एक गवर्नमेंट चल रही होती है और जो उसकी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज जो भी इम्प्लीमेंट कर रखी होती है उन्होंने, हम्म अगर हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहती है तो ये कंट्री के लिए पॉजिटिव साइन होता है जी। और अगर उसी में उनका बहुमत या अच्छी सीट आती है तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है और वो इंडिपेंडेंट अच्छे डिसीजन ले सकती है, राइट। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि 350 या 400 के आसपास या 400 पार सीटें आ रही है, जिससे मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट करा और मार्केट हमारी 800-900 पॉइंट बढ़ गई 23,300 के आसपास या उसके आसपास आकर वो क्लोज हुई। जब उनको देखा कि इसमें जो सीट्स हैं उससे काफी कम आ रही हैं और गवर्नमेंट बहुमत में नहीं आ रही, वो अपनी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली नहीं बना पा रही, तो मार्केट ने रिएक्ट करा इमीडिएटली और मार्केट उस टाइम पे गिर के 8 से 9% गिर गई। आप देखेंगे 23,300 का लगभग इंडेक्स था जो 21,000 समथिंग पे आ गया था, इतनी मार्केट फॉल करी थी। और उसके बाद जब मार्केट हमारी ये गवर्नमेंट बनी, जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके मार्केट को फिर लगा कि ये पॉजिटिव साइन है और अब आप देखेंगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे दोबारा खड़ी है जो 24,300 के भी पार खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इन्वेस्टेबल स्टॉक पता लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पर उसको पता लगाया कैसे जाए? कुणाल जी, इसके अंदर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको एक तो अगर मैं शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता, अगर मेरे को शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मेरे को सिंपली क्या देखना चाहिए, जो ब्लू चिप शेयर्स हैं वो हमारे को ले लेनी चाहिए और जब तक वो शेयर्स निफ्टी 50 का पार्ट है तब तक हम उन शेयर्स में बने रहें। अगर वो निफ्टी 50 से बाहर जाते हैं तो हम उनसे बाहर चले जाएं। ठीक, नहीं तो आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर की आप 3 या 4 कंपनी नोट कर लें। नोट करने के बाद आप उन सभी कंपनी की पीई रेशो देखें। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी पीई रेशो कम होगी वो उतनी ही कंपनी अच्छी होगी और फ्यूचर में ग्रोथ देने के चांस उसके ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे लेट सपोज आपको आईटी सेक्टर पसंद है, आईटी सेक्टर की आप कोई भी 4 कंपनी, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो या कोई भी आप 4 कंपनी जो आपको अच्छी लगती हैं आप उनको देखिए, सबकी पीई रेशो देखिए, सबका आप रिजल्ट जो है वो भी एनालाइज कर सकते हैं। सर हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पूरे देश की बैलेंस शीट कौन बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। साइन कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। जब हम सारी बैलेंस शीट बनाते हैं और हम ही उसको साइन करते हैं तो हमसे बेटर कौन एनालाइज करेगा? बिल्कुल। और जब हम एनालाइज कर सकते हैं तो हम उसको करते क्यों नहीं? सर आम जनता का पॉइंट देखे, एक तो आपने पी रेशो बता दिया, पी रेशो देखे, तो उसके अलावा और क्या देखा जाए? आप ये देख सकते हैं जो आपके कंपनी के रिजल्ट आते हैं ना, आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 जगह मेंशन करनी जरूरी है। जो भी कंपनी लिस्टेड होगी, बेशक बीएससी पे हो या एनएससी पे हो, उसकी वेबसाइट बनी हुई होती है कंपनी की, वहां से उसकी आप एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या आप एनएससी और बीएससी किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे, वहां से उस कंपनी के रिजल्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन मिलता है, ठीक है, हाफ ईयर टू हाफ ईयर कंपैरिजन मिलता है, लास्ट ईयर का भी कंपैरिजन मिलता है। तो जब आप उस रिजल्ट को देखेंगे कि उसके रिजल्ट के अंदर ग्रोथ आ रही है, उसके अंदर उसका ईपीएस बढ़ रहा है, उसके जो है टर्नओवर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और किस परसेंटेज से बढ़ रहा है। लाइक पहले उस कंपनी की जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री की ग्रोथ है मान लो 8%, ठीक है, और कंपनी ग्रो कर रही है 12% से, तो इंडस्ट्री को बीट कर रही है, मतलब वो अच्छी कंपनी है। तो आपको कंपनी को जज करने के लिए कई क्राइटेरिया हैं, एक सिंपल क्राइटेरिया को नहीं कह सकते हम। तो आप अलग अलग तरीके से उसको देखिए और एनालाइज कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। ठीक है। सर आजकल आईपीओ बहुत आ रहे हैं और जो भी आईपीओ आ रहा है वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो क्या है कि भेड़ चाल चल चुकी है इन्वेस्टर की कि वो जो भी आईपीओ आई है बढ़िया होगा उसको लेके लिस्टिंग लेके निकला जाए, तो इसका क्या है राज? सर कुणाल जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, जो आईपीओ आ रहे हैं और आईपीओ के बाद जो हमारी मार्केट भी काफी ग्रो कर रही है, मार्केट में इनफ्लो भी आ रहा है, काफी आ रहा है। जितने भी आप आईपीओ आ रहे हैं तो ओवर सब्सक्राइब होने का एक कारण तो ये होता है कि इस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होती है तो सभी इन्वेस्टर्स के पास वो सारे कैश रिच होते हैं,
तो वो इन्वेस्टर्स सभी के सभी आईपीओ को पहले ही टाइम में, मतलब बहुत जल्दी ही सब्सक्राइब कर लेते हैं जी। जब उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसके सब्सक्राइब मल्टीपल टाइम हो जाता है। मल्टीपल टाइम हो जाता और अगर मार्केट में आप देखेंगे जब मार्केट बूम पे होती है है। तो ज्यादा आईपीओ आते हैं और मार्केट अगर डाउन होती है या क्रैश होती है तो कम आईपीओ आते हैं। जब ज्यादा आईपीओ आते हैं तो पब्लिक ज्यादा इन्वेस्टेड होती है, कैश रिच होती है। तो आपको अगर ये स्ट्रेटजी भी कोई बुरी नहीं है, आईपीओ आए आप इन्वेस्ट करें, लिस्टिंग गेन लें और आप फिर दोबारा कैश पे बैठ जाएं, फिर आप नेक्स्ट आईपीओ में जा सकते हैं। ठीक है, इससे आप मल्टीपल टाइम अपने पैसों को रोटेट कर सकते हैं। सर मैं अब आपसे पर्सनल सवाल एक पूछना चाहूंगा, हालांकि अमाउंट तो नहीं पूछना चाहूंगा, मैं एक अमाउंट देता हूँ कि आपने अगर 1 लाख से शुरुआत की थी तो आज उस 1 लाख को आप कितना बना चुके हैं और कितने टाइम में उतना बना चुके हैं सर? कुणाल जी इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने 1 लाख से स्टार्ट नहीं करा था और दूसरा कितना टाइम हो गया ये भी देखना पड़ेगा। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। अब मैं उसको पैसे को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने ट्रेडिंग में लगाए थे 1 लाख रुपए तो मेरा क्या रिजल्ट रहा, मैंने किसी शेयर्स में लॉन्ग टर्म लगाए थे तो क्या रिजल्ट रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ। रिजल्ट तो आपको फिर भी नहीं बता पाऊंगा पर अच्छी वैल्यू जनरेट हुई, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। मल्टीपल टाइम। और आप अगर फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते तो इन्वेस्टर को अपनी कैटेगरी को पहचानना चाहिए। एक इंसान को ये पहचानना चाहिए कि हम कौन है, हम गैम्बलर हैं, हम आर्बिट्रेज करते हैं, हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले हमारे को क्राइटेरिया अपना पहचानना चाहिए। हम सब लगभग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर वो होता है जो किसी शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करता है। इसमें बड़ी अच्छी सेइंग है कुणाल जी, अगर आपको किसी शेयर के ऊपर 10 साल का विश्वास नहीं है तो आपको उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में 10 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और कुणाल जी यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम जो शेयर परचेज करते हैं वो परचेज किस अपने माइंडसेट से करते हैं उसको पहले पहचानना चाहिए। अगर हमने कोई शेयर 100 रुपीज का परचेज करा वो 90 का आ गया तो हमारी मेंटेलिटी होती है ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, जब तक ये 100 पे नहीं आएगा मैं तब तक नहीं बेचूंगा। ये मेंटेलिटी गलत है। इसके अंदर एक और सेइंग आती है कुणाल जी, उसमें कहा जाता है इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। और आपने अगर इन्वेस्टिगेट कर लिया फिर इन्वेस्ट किया है तो आप स्टॉक पे भरोसा रखिए सर, भरोसा रखिए। जरूरी नहीं है वो आपको पहले दिन से ही गेन देगा, जरूरी नहीं है वो 100 का 105 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, 150, 200, 500, 1000 ऐसा होगा। हो सकता है वो थोड़ा नीचे भी आए। तो आपको अपने स्टॉक पे विश्वास रखना पड़ेगा और पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर इन्वेस्ट करें और जिसमें इन्वेस्ट कर दिया उसको आप लॉन्ग टर्म सर अभी कुछ ऐसा कोई शेयर जो आप छोड़ चुके हो, मतलब कि आपने 2010 में आप कहते कि ये मेरे पास यार होता तो बढ़िया होता, आपने लिया था और निकाल दिया टाइम से पहले निकाल दिया और आज उसकी वैल्यू बहुत याद है, कुछ ऐसा रिग्रेट वाला शेयर जो हर एक की लाइफ में होता है, तो वो कौन सा शेयर रहा है सर आपको? कुणाल जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे को हमेशा मेंटली सेटिस्फाई रहना चाहिए। जिस रेट पे हमने उसको बुक करा वहां पे सेटिस्फाई रहना चाहिए, पर हम रहते नहीं। मेरे को भी लगता है कि मैंने बजाज फाइनेंस बहुत नीचे के रेट पे बेच दिया, आज मैं उसको होल्ड करता तो मेरी वेल्थ और मल्टीपल टाइम्स होती। आपको सर मैं बताऊंगा 2009 में बजाज फाइनेंस का रेट 6-7 रुपए था सर। अच्छा। 2009 में, आज उसका रेट लगभग 7500 रुपए है सर। अच्छा। आप देखिए कितने टाइम हो गया। 800 टाइम हो गया, 800% नहीं सर, 800 गुना टाइम हो गया, 800 गुना हो गया शेयर। चलो मैंने कहा लिया था, कहाँ एग्जिट करा वो अलग बात है, पर सर एक ग्रोइंग कंपनी बजाज फाइनेंस पूरी इंडिया की नंबर 1 एनबीएफसी है सर। बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या तो टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए। जिसके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, अब जैसे हम कह रहे थे वो 90% लोग किसी ना किसी को प्रॉफिट देके जा रहे हैं, तो क्या उनको म्यूचुअल फंड की साइड मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर म्यूचुअल फंड की ओर जरूर मूव हो सकते हैं। अगर आप किसी शेयर को भी स्टडी नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट वे है म्यूचुअल फंड। हमेशा से सर बेस्ट वे रहा है अपनी आपकी वेल्थ को जनरेट करने का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है सर, एक फंड मैनेजर होता है और एक बहुत कम कमीशन पर, एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे आपका लगभग सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। और आपने एक हाईली
एजुकेटेड पर्सन को या जो मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है उसको अपॉइंट कर लिया। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और आपके 99.75% या 99.50% आपके इन्वेस्ट हुए। आपने जो 25 या 50 पैसे दिए उस पे आपने एक करोड़ों रुपए की सैलरी वाला पर्सन हायर कर लिया जो आपके बिहाफ पे जज करेगा और एक शेयर का बंडल बनाएगा। उस शेयर के बंडल को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसे उसने 5% पैसे डाले बजाज फाइनेंस में, 3% डाले एचडीएफसी में, 2% डाले उसने रिलायंस में, 1% डाला टीसीएस में। ऐसे वो कुछ परसेंटेज आपके पैसों का बनाएगा, ठीक है, और आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करेगा। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो ये खुद वो जजमेंट लेगा, उसको अपने म्यूचुअल फंड से बाहर कर देगा और जो अच्छी कंपनी है उसको अपने म्यूचुअल फंड में ऐड कर लेगा। ये सब कुछ आपको नहीं करना, ये सब आपके बिहाफ पे वो पर्सन करेगा। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। जो पर्सन टाइम नहीं दे सकते उनको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। आपकी बात सुन के मुझे पुष्पा राज की मूवी याद आ गई। उसमें बोला था वो 3% लेके पार्टनर बन जाता है, तो उसका वो दिमाग खरीद लेता है। बेसिकली वही करना चाहिए कि 1% देके फंड मैनेजर का दिमाग। कुणाल सर 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। आपसे देखिए सारा आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, मतलब हम 1% देके, क्योंकि मैंने फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, किसी की सीए, किसी की सीपीए, किसी की सीएफए, किसी की एमबीए फाइनेंस। तो जब हम, और ये लोग इतनी क्वालिफिकेशन इतनी मुश्किल से पास होते हैं, मतलब आप भी हम भी इतने सीए जो है इतनी टफ से पास हुए, और वो लोग हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं एक छोटी सी परसेंटेज लेके, ये भी अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड में फिर रेगुलर से जाना चाहिए या डायरेक्ट से जाना चाहिए, एक बार वो भी बता दो सर। सर इसके अंदर क्या है, आप दोनों से जा सकते हैं, पर आप अगर डायरेक्ट से जाते हैं तो फिर वही बात आ गई, आपको फिर ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा नहीं लूं, फिर कौन से म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करूं और कौन से म्यूचुअल फंड में बना रहा हूं। इसके लिए आप रेगुलर प्लान में जा सकते हैं जो आपके बिहाफ पर ये जजमेंट ले रहा है, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है और सारे काम कर रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा, अगर आप किसी को अपने इक्विटी का पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए देते हैं तो वो मिनिमम साइड आपसे 10 से 15% चार्ज करते हैं और हायर साइड 30-40% तक चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में वो आधा परसेंट, 1% लेकर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जिनका फुल टाइम काम है ये, जो इसमें म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स हैं। आपको उन पर भरोसा करना चाहिए और उन्हीं के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप कब तक जज करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, कहां कंपैरिजन करेंगे। इसलिए आपको रेगुलर प्लान में जाने की एडवाइस है। ठीक है सर, आप बहुत सी, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, आपके लाइव सेमिनार भी देखे हैं, तो आप कुछ कहानियां बताते हैं विप्रो का, कुछ एक बार कहानी बताएंगे सर एक बार। कुणाल जी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इसमें एक इन्वेस्टर था, एक पर्सन था अनवर आलम नाम से। ओके। वो जलगांव से बिलोंग करता था। ठीक। तो विप्रो कंपनी जो थी वो वहां की कंपनी थी। तो विप्रो कंपनी के कुछ शेयर थे जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे कुछ लोगों के पास। ठीक है। तो विप्रो कंपनी ने अपने एक एग्जीक्यूटिव को भेजा और ये बोला जो भी कंपनी के हमारे शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनका बायबैक कर लेंगे। तो इन्होंने अनवर जी की हेल्प ली और सभी शेयर होल्डर से शेयर बायबैक कर लिए, जिसकी रेट पे परचेज कर लिए। तो उनको जाते जाते अनवर जी ने इतनी हेल्प करी थी तो उन्होंने एडवाइस करा आप इसके 100 शेयर खरीद लेना। ठीक है। तब विप्रो के जो 100 शेयर थे तब फेस वैल्यू होती थी 100, उन्होंने लगाए थे टोटल 10,000 रुपए। ठीक है। 80s की बात बता 80s में। आज आप क्या सोचते हैं उनकी वेल्थ कितनी होगी अनवर की? 10,000 रुपए लगाए थे। मैं आइडिया तो लगा सकता था, कोई भी गैस, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों में होगी। आप जैसे कह रहे हैं, क्या सोच सकते हैं? 20, 30, 50 करोड़ के आसपास तो होगी। नहीं, इसके 10 टाइम से भी ज्यादा, 20 टाइम से भी ज्यादा, 30 टाइम कह रहा हूं। उनकी वेल्थ आज की डेट पे समहाउ अराउंड 1500 करोड़ रुपए है। तो वो 100 शेयर थे सर, वो लगभग 2.5 करोड़ शेयर बन गए। विप्रो ने इतनी बार उनको बोनस दिया और स्प्लिट करा शेयर को, जो उनके 100 शेयर थे आज वो शेयर 2.5 करोड़ शेयर बन गए और उनको मोर देन 200 करोड़ का डिविडेंड मिल चुका है। और आज आप सोचिए अगर विप्रो कंपनी 10 रुपीज का भी डिविडेंड देती है तो उनको 25 करोड़ रुपए का सिर्फ डिविडेंड मिलता है, सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर। मैं तो सर अब पहले घर जाके अपने दादाजी की कुछ कागज पड़े हैं, मैं वो चेक करता हूँ। सर दादाजी की एक और स्टोरी है। एक स्टोरी हो रहा है सर इसमें। अच्छा। एक पर्सन था, उनके दादा पैरालाइज हो गए। तो
दिल्ली में रहते थे, उनके दादाजी गांव में रहते थे, पिताजी की डेथ हो गई थी, तो अपने दादाजी को दिल्ली ले आए। ठीक है। उन्होंने दादाजी की सेवा करी और 8 साल बाद दादाजी को होश आया। तो जब दादाजी को होश आया तब उन्होंने बताया कि कुछ पहले ट्रंक के अंदर ताला लगा के पेपर रखते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला जा बेटे उस ट्रंक में कुछ पेपर है वो ले आओ। ले आ। तो वो जो पेपर्स थे वो एमआरएफ के कुछ शेयर्स थे उसमें। अच्छा। उन्होंने टीवी पे फोन करा, ये टीवी पे आया था सर एग्जाम्पल, उन्होंने टीवी पे फोन करा और पूछा कि सर ये जो शेयर है कागज के ये कितने रुपए की वैल्यू के हैं और इनका मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये बताया कि एक तो इसको आप डीमेटेरियलाइज करा लीजिए, डीमेट में कन्वर्ट करा लीजिए, और उनकी वैल्यू जब उनका फोन आया था तब उनकी वैल्यू लगभग 140 करोड़ रुपए की थी। अच्छा। और कुछ ही पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे थे, वो उनके 140 करोड़ रुपए के आसपास बन गए। और आज के रेट के हिसाब से मैं देखूं तो वो लगभग 300 करोड़ के आसपास की वैल्यू बन गई। अच्छा। तो शेयर से सर इतने पैसे बनते हैं, इतने मल्टीप्लाई होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते सर। अब तो सर मैं पहले घर जाके कागज चेक करने वाला जो पढ़े हैं पुराने, कोई एक आधा शेयर में पढ़ा हो। ठीक है सर, सबसे पहले मैं यही शेयर से एक बार घर जाके देखने वाला हूँ। और इसमें सर एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, कुछ ऐसा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पेशेंस रखें और उसमें लॉन्ग टर्म बने रहें। आप शेयर में उसमें विश्वास रखें और लॉन्ग टर्म बने रहें। लॉन्ग टर्म अगर आप शेयर में बने रहते हैं तो अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। बिल्कुल 100% विश्वास रखिए उस शेयर पे, उस शेयर में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, प्रोवाइडेड आप उसको 2-4 महीने में, 6 महीने में उसको मतलब शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रहें और अपने पोर्टफोलियो में उसको रखें। डिविडेंड आता है, आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी शेयर में, तो आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। और शादी के बाद तो वैसे ही पेशेंस आ जाता है, तो मैं अब इन्वेस्ट कर सकता हूँ लंबे टाइम। बिल्कुल कर सकते हो। तो अब हम एक सर सेशन में चलते हैं, वहां पे हम लाइव क्वेश्चंस जो है लोगों ने पूछे हुए हैं तो हम उस पर एक बार चर्चा करेंगे, फिर बैक टू यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है सर, चलते हैं। तो सर हम अब पहुंच चुके हैं एक ऐसे सेशन में जिसमें हम पब्लिक के जो है मैसेज ही जो आए होते, कमेंट आए होते हैं, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक का हमारे व्यूअर का रिप्लाई आया है, फ्यूचर ऑप्शन तो जुआ है भाई, हारेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक को 10 लाख क्या 1 लाख भी बहुत है। संयम रखना ही शेयर मार्केट का मूल मंत्र है। कम समय में अमीर होने के शेख चिल्ली के हसीन सपने की हो सकते हैं। एफडी करने के बाद थोड़ी ना हम बार बार देखते हैं कि पैसा डबल हुआ कि नहीं। शेयर मार्केट को समय दो, पैसा बनता है। तो कहाँ तक ये सही है सर? तो एकदम ठीक बोला है इन्होंने। हम कभी भी एफडी करते हैं या कोई प्लॉट खरीद लेते हैं या हम किसी तरह की कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करी या सुकन्या समृद्धि का प्लान ले लिया या आरडी करी, क्या हम डेली चेक करते हैं उसमें कितना ब्याज आया? नहीं। क्या आप अपना पीपीएफ बैलेंस डेली चेक करते हो या साल में देखते हो? नहीं देखते ना। तो क्यों हम कोई शेयर खरीदते हैं उसको हम डेली जज करते हैं? हमारे को शेयर में बने रहना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचें। इसमें भी यही बात कही है, फ्यूचर ऑप्शन तो जुआ है, बिल्कुल जुआ है। आप देखेंगे ज्यादातर लोग इसके अंदर लॉस करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन तो जुआ है, ये पक्का भाई हारेगा ही। आपके कम भी पैसे हैं और अगर आप संयम से काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपकी वेल्थ जरूर बनेगी, ये सच है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगला हम कमेंट देखते हैं। 4 जून को ग्रो में और एक बड़ा घोटाला हुआ है, उस दिन मार्केट बहुत बड़ा डाउन हो गया था। मैंने इंट्राडे 70,000 का किया था मेरे पोर्टफोलियो को एवरेज करने के लिए, फिर 12-1 बजे के अंदर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर दिया गया और मेरा 10,600 लॉस हो गया। बहुत बार कस्टमर केयर से बात किया फिर भी नहीं सुनते। इसी तरह से ऐसे कुछ क्या प्रॉब्लम आई थी? और सर इसमें 27 लोगों ने लाइक भी किया हुआ है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। तो क्या तक कहाँ तक ये सही? देखिए कुणाल जी, जब कोई इवेंट ट्रेडिंग होती है या रूटीन से हटके कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें मार्केट या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या तो बहुत ज्यादा गिर जाती है, ये रिजल्ट के दिन वाली की बात कर रहे हैं जी। आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ होने से, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रोकर है वो बेच दे या स्क्वायर ऑफ होके उस पोजीशन को काट दे, उससे बचने के लिए अपने अकाउंट में सफिशिएंट या तो बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है।
ब्रोकर आपकी सेफ्टी के लिए ये काम करता है कि आप एक लिमिटेड लॉस पे वहां से बाहर हो जाए, आपकी पूरी कैपिटल स्क्वायर ऑफ ना हो जाए, पूरी कैपिटल ना उड़ जाए। एक किसी भी पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक प्रॉपर मार्जिन अमाउंट का होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो मार्जिन कम होता है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन उड़ा देगा, उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर आपका मार्जिन पूरा है तो वो आप उसमें बने रह सकते हैं, ये भी सच है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कमेंट इसमें। एम्प्लॉय कोटा में आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, कब सेल कर सकते हैं उसको, जीएमपी लेकर सेल कर सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट, हो सके तो प्लीज इस पे एक वीडियो भी बनाए। एम्प्लॉय कोटा में आईपीओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मान लो एक तो ये एम्प्लॉय कोटा है, एक शेयर होल्डर कोटा भी होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, वो अपनी किसी दूसरी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रही है, तो मेरे को प्रेफरेंस देती है कि आप इसके अंदर एक स्पेसिफिक कोटे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और आप उसमें आपको अलॉटमेंट आएगी। ठीक है, तो उसमें अलॉटमेंट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको जब आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है और आप एज अ स्पेशल कैटेगरी कर सकते हैं, तो उस स्पेशल कैटेगरी को आपको अवेल करना चाहिए। और जीएमपी लेकर सेल कर सकते हैं उसको या नहीं? सर जीएमपी आजकल आप गूगल पे देखेंगे तो कुछ साइट पे उसका जीएमपी पता लग जाता है। जीएमपी क्या होता है? ग्रे मार्केट प्राइस, कि उस शेयर का इश्यू प्राइस कितना है। जीएमपी का मतलब होता है वो कितना एक्सपेक्टेड लिस्ट होने वाला है। ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप जीएमपी को देख के जज कर सकते हैं कि आईपीओ कहाँ लिस्ट हो रहा है और आपको क्या उस पर एक्शन ले प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सर, मैंने कैनरा रोबेको में शिफ्ट के लिए 15th ऑफ मंथ सेट कर रखी है, बट वो 10 दिन तक यूनिट अलॉट नहीं करते, क्या ये भी कोई टाइप का फ्रॉड हो सकता है क्या, प्लीज सजेस्ट। ऐसा भी है सर, यूनिट बाद में कौन सा ब्रोकर है इनका, कहाँ से करते हैं, वो तो देखना पड़ेगा सर। ये क्वेश्चन पूरे अपने आप में कंप्लीट नहीं लग रहा। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी तो रिकमेंड करें, यहाँ भी ये भी बताएं आप किस ब्रोकर के साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम सभी ब्रोकर पे कोई एलिगेशन लगा देंगे या ये कहेंगे कि ये प्रॉपर ही फ्रॉड है या कुछ है, तो हम सबके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो तुम कुछ बता पाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात हो तब कहाँ ब्रोकर, जर्नल हो गया, जर्नल में तो बहुत सारे ब्रोकर अच्छे भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला कमेंट हम देखते हैं। सर जी, टिप लिखना चाहते थे, सिर्फ टिप वाले बहुत फोन करते हैं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं उन्हें मना कर देता हूं कि मैं कोई ट्रेड नहीं करता, फिर भी फालतू फोन करते रहते हैं। सर ये ऐसे बहुत से लोग आने लग गए कि जो टिप मैसेज आते हैं, इनफैक्ट कि आप ग्रुप में ऐड हो जो टिप भेजते हैं, तो क्या वो सही होती है या नहीं होती? इनफैक्ट जो एक आजकल व्हाट्सएप की जैसे एक और नया कोई ऐप है टेलीग्राम तो बनने इसलिए गया, या तो मूवी डाउनलोड करने के लिए या टिप के लिए, तो क्या वो कहाँ तक वो सही रहती है, वो कैसे किया जाए सर उसको? कुणाल जी, एक सिंपल सा फार्मूला है। एक आपके पार्टनर है गौरव जी, राइट जी। लेट्स सपोज कोई पर्सन एक टिप सेल करता है, उन्होंने आपको बोला कि आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसकी पोजीशन आप फ्यूचर में लेट्स सपोज प्लस कर लीजिए। उन्होंने आपके पार्टनर को बोला फोन करके, सेम पर्सन ने, कि इसको आप माइनस कर दीजिए। अच्छा, अब शेयर में एक साइड तो मूवमेंट आएगी, या वो बढ़ेगा या वो गिरेगा। और जो वो मूवमेंट आएगी तो एक बंदे को तो कमाई होगी। तो अगर आपको कमाई हुई तो वो आपको दोबारा टिप देना चाहेगा और आपको बोलेगा मैंने आपको प्रॉफिट कराया था ना, मैं आपको दोबारा प्रॉफिट करा दूंगा, आप हमारे से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन जाइए, पैसे दे दीजिए, प्रीमियम ग्रुप का मेंबर। और लेट्स सपोज आपको लॉस हो गया तो फिर आपको फोन नहीं करेगा, वो करेगा आपके पार्टनर गौरव जी को फोन। सर सिर्फ मैंने आपको ये टिप बताई थी और आपको प्रॉफिट हो गया, आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनिए और मैं आपको हर बार प्रॉफिट कराऊंगा। तो इसमें से कुछ पर्सन उनका ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, उनकी मौज हो जाएगी जी। और कुछ ना कुछ लोग जो है ऐसे ही फ्रॉड में फंसते हैं, तो टिप से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं। बाइंग ए स्टॉक इज इजी बट बाइंग द राइट स्टॉक विदाउट ए टाइम टेस्टेड strategy is incredible hard, and what are the best stock to buy now or put on watch list? तो सर इसको कैसे देखा जाए कि हम कैसे कौन से स्टॉक को टाइम टेस्ट किया जाए? सर बाइंग द स्टॉक इज इजी, बहुत आसान है सर, किसी भी स्टॉक को हम बाय कर लें, बट बाइंग द राइट स्टॉक विदाउट अ टाइम टेस्टिंग स्ट्रेटेजी इज इनक्रेडिबल। बिल्कुल सही बात करी सर। क्या होता है सर, कोई भी आपको स्टॉक को अगर बाय करना है, आप तो पहले कुछ भी स्टॉक जो भी आपको ठीक लगते हैं आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसको आप फिर जज कर सकते हैं। और अगर स्टॉक आपको अच्छा लगता है
आप उसको कुछ क्राइटेरिया पे कंपैरिजन कर सकते हैं उसी इंडस्ट्री के सेम शेयर से, बिल्कुल। और आपको वो शेयर पसंद आता है और उस क्राइटेरिया आपका मैच करता है तो आप बाय करिए। ठीक है सर, एक और कमेंट आया हुआ है कि नाउ आई लर्न टू थिंग्स, मैगी कांट मेड इन 2 मिनट्स एंड स्टॉक कांट बी चूज इन 1 मिनट, और 964 लोगों के लाइक भी आए हुए सर इस पे। मैं कुणाल जी ये कहना चाहूंगा, ये एकदम ठीक लिखा है इन्होंने। मैगी कांट मेड इन 2 मिनट, मैगी कभी 2 मिनट में नहीं बनती सर, आप बना के देख लीजिएगा। तो कांट बी चूज इन 1 मिनट, कभी भी आप किसी शेयर को 1 मिनट में चूज नहीं कर सकते। इसमें एक स्टोरी बताना चाहूंगा सर मैं आपको। एक एमडी और एक डायरेक्टर अपने कैबिन में बैठे थे, ठीक। तो एमडी ने अपने डायरेक्टर को बात बोली कि एसबीआई को आप बाय कर दो। अच्छा, उन्होंने बोला एसबीआई को आप बाय कर दो। ये सिर्फ मैंने वैसे शेयर का नाम लिया सर। तो उनके दो कुलीग जो थे वो कान लगा के सुन रहे थे, और वो ये जानते थे जो भी उनके सर हैं, वो जो भी ट्रेड करते हैं वो अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, नॉलेजेबल सर है, सेंसिबल सर है। उन्होंने स्टडी जरूर करी होगी, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को फोन करा और क्या बोला, एसबीआई को बाय कर लो, परचेज कर लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस एसबीआई को उन्होंने परचेज करने की रिकमेंडेशन अपने लिए भी ली, और अपने तुरंत बेस्ट फ्रेंड को फोन मारा। उस बेस्ट फ्रेंड ने क्या करा, अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन मारा और ये भी बोला कि किसी और को मत बताना, सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, ये हमारे सर ने बताया था। तो ऐसे कर करके पूरे शहर को ये बात पता लग गई और सबने एसबीआई को बाय कर लिया, ठीक है। तो एक ये रूमर, ये टिप, इस पे बिलीव बिल्कुल मत करना सर, ठीक है। कभी भी इस पे बिलीव मत करना, हमेशा अपनी स्टडी करो और अपने दिमाग से एनालाइज करके किसी शेयर को खरीदो। और वही बात मैं एंड में कहना चाहूंगा कुणाल जी, अगर किसी शेयर पे आपको 10 साल का भरोसा नहीं है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में 10 मिनट भी ना रखें सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी वापस सेशन में चलते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सचिन बहल जी का, आपने इतना टाइम निकाला। और हम जो ये शूट कर रहे हैं रात 12 बजे के आसपास कर रहे हैं, आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हुए रास्ते में रुकते हुए हमारा शूट हुआ है। तो थैंक यू सो मच कि इस टाइम पे आपने हमारा इनविटेशन भी एक्सेप्ट किया, और आपकी जो है लाइफ जो है काफी जो है बिजी चल रही है इलेक्शन की वजह से भी। तो उसके लिए मैं सर आपको ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूंगा कि आप अचीव करके अच्छी पोजीशन हासिल करें। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को? थैंक यू कुणाल जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन क्वालिफाइड मुनि। मैं ये चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं रेगुलर आपका जो वीडियोस आती हैं उसको मैं देखता हूँ, और काफी नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, और व्यूवर्स के लिए भी काफी जो नॉलेज उनको आप प्रोवाइड करते हैं, और ये रेगुलर आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे को यहाँ पे इनवाइट करा और इस प्रोग्राम में आपने हमारा ये इंटरव्यू किया। थैंक यू। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे अभी हमने सवाल पूछे हैं, आपके भेजे हुए सवाल जो कमेंट्स में थे, वैसे ही सेम सवाल आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो हम अगली वीडियोस में कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बातें मुनीम की, बातें बिजनेस की विद क्वालिफाइड मुनीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।